स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जब व्यक्ति अपने सरकारी सेवा या किसी भी सार्वजनिक सेवा से सेवानिवृत्त होकर के समाज में जब वह बिल्कुल एक स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने के लिए तैयार होता है, तो उसके जो जीवन के अनुभव होते हैं वो समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ, जो हमारा कार्यक्रम है कि उन्हीं की कहानी उन्हीं की जुबानी, उसी कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ शैलेंद्र कुमार पांडे जी हैं, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। हम आज इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपनी जीवन यात्रा जो शुरू की उसको किस तरह से और कहां से उन्होंने शुरू किया और किन किन पदों पर रहते हुए वो इस देश में लोगों की सेवा किए, किस माध्यम से किए, और आज वो सेवानिवृत्त हैं। तो उसके बाद जो उनका जो समाज के लिए समर्पण है वो किस तरह से है, और जिस दिशा में जिस क्षेत्र में रहे हैं उस क्षेत्र का जो अनुभव है उसको भी हम साझा करेंगे, ताकि हमारे देश के लोग, हमारे समाज के लोगों को उसके बारे में भी बेहतर जानकारी मिल सके। पांडे जी, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार। पांडे जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे दर्शकों को हमने नाम आपका बताया है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपके माता पिता कौन थे, आपका गांव कौन सा था, जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं। मूल रूप से तो हम यही कौड़ीराम के पहले मलाव एक प्रसिद्ध गांव है, वहीं के हम लोग निवासी हैं, वहीं के पांडे हैं। और हमारे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे। रेलवे से सन 76 में वो सेवानिवृत्त हुए, और उन्हीं के निर्देशन में हम लोग यहीं बचपन से हमने गोरखपुर। मतलब आपका जन्म जो है मलाव में हुआ था? नहीं, मेरा जन्म तो पिताजी जब पोस्टेड थे मिर्जापुर में, अच्छा। उस समय विंध्याचल के पास, तो वहाँ पर मिर्जापुर में मेरा जन्म। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई शुरू से अंत तक गोरखपुर में ही। अच्छा, तो आपके पिताजी और माताजी का नाम क्या था? हमारे पिताजी का नाम है पंडित सुरेंद्र प्रसाद पांडे, स्वर्गीय श्री सुरेंद्र प्रसाद पांडे। अच्छा, माताजी? माताजी का अरुंधति देवी। अच्छा, आपके पिताजी की कितनी संतानें थी? हमारे पिताजी की कुल 4 संतानें। अच्छा। सबसे बड़ी हमारी बहन थी, उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं हूँ। हमसे छोटा मेरा छोटा भाई है दीपेंद्र कुमार पांडे। अच्छा अच्छा। सबसे छोटी बहन पूनम पांडे। अच्छा, मतलब 3 लोग हैं, 2 भाई 1 बहन? नहीं, 2 भाई 2 बहन। अच्छा, 4 लोग हैं, 2 भाई और 2 बहन। अच्छा, आपके पिताजी कितने भाई थे? पिताजी हमारे 3 भाई। अच्छा, तो बाकी पिताजी के बड़े भाई भी खेती करते थे। अच्छा अच्छा। पिताजी हमारे रेलवे में नौकरी करते थे, सीनियर कमर्शियल सुपरिटेंडेंट होकर रिटायर किए थे। अच्छा। गोरखपुर से। और छोटे चाचा जी हमारे, वो भी रेलवे में कैटरिंग का उनका, अच्छा अच्छा, मऊ स्टेशन का ठेका था। अच्छा अच्छा। पांडे जी, जो आपने शिक्षा की जब शुरुआत की, आपने जब प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से शुरू किया? प्रारंभिक शिक्षा मेरे गोरखपुर से हुई। अच्छा। शुरू में प्राइमरी पाठशाला जो पहले का होता था, उसी से हमने प्राइमरी पाठशाला हमने 5th तक वहीं से किया। अच्छा अच्छा। उसके बाद गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से कक्षा 6 से अच्छा 12th तक की। मतलब कक्षा 6 से लेके और माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा जो है आपने गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज। गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज। अच्छा, उच्च शिक्षा के लिए आप? उच्च शिक्षा के लिए भी हमने गवर्नमेंट सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। अच्छा। उसके बाद यूनिवर्सिटी से लॉ किया। अच्छा, विश्वविद्यालय से किस सन में आपने लॉ किया था? लॉ हमने 1978 में किया। अच्छा अच्छा। लॉ करने के बाद तो आपके पिताजी की इच्छा रही होगी कि हमारा लड़का पढ़ लिख करके जो है जज बने, या सबकी इच्छा रहती है कि हाँ कहीं कहीं बढ़िया। तो क्या जैसे आप न्यायिक सेवा को आपने चुना, तो लॉ करने के बाद न्यायिक सेवा के प्रति मेरा आकर्षण रहा। लोग कहते रहे कि नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, आप घर पर रहिए, बिल्कुल अच्छा करेंगे। तो वो सब के बावजूद मैं प्रैक्टिस के साथ साथ तैयारी करता रहा, और ऊपर वाले की कृपा सफलता मिल गई तो मैंने मतलब आप जो है न्यायिक सेवा में जाने से पहले आप वकालत? हाँ, 7 साल मैंने वकालत किया। अच्छा, कहाँ? गोरखपुर में? गोरखपुर में कलेक्ट्रेट में। अच्छा, रेवेन्यू कोर्ट। अच्छा अच्छा। तो मतलब रेवेन्यू की प्रैक्टिस आपने? रेवेन्यू की प्रैक्टिस हमने किया। नहीं, ठीक है। अच्छा, तो आपका जो चयन हुआ न्यायिक सेवा में वो कहाँ हुआ? मेरा चयन न्यायिक सेवा में, बिहार न्यायिक सेवा में।
अच्छा, बिहार न्यायिक सेवा बिहार किस न्यायिक वर्ष में सेवा हुआ में था? वर्ष में तो 85 में हो गया था। अच्छा। लेकिन मैंने सेवा ज्वाइन किया अक्टूबर 1986। अच्छा, अक्टूबर 1986। तो अक्टूबर 1986 से आप एज ए मुंसिफ मजिस्ट्रेट आपकी सेवा शुरू हुई होगी। शुरू में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पद पर रहे, मजिस्ट्रेट हाँ। जुडिशियल मजिस्ट्रेट हाँ, के वही- पद वही, पर न्यायिक रहे मजिस्ट्रेट। काफी दिनों तक। उसके बाद मुंसिफ के पद पर भी रहे, फिर मैं अनुमंडल न्यायिक अधिकारी के पद पर अच्छा अच्छा। रहे। पटना में मैं सीबीआई कोर्ट का पूरे बिहार का कॉन्वीनियंस टेकिंग कोर्ट रहा, अच्छा अच्छा अच्छा। एसडीजीएम पटना के रूप में। उसके बाद सीजीएम के रूप में मैंने छपरा में अपना अच्छा, सीजीएम छपरा में CGM हुए। छपरा में रहे। अच्छा उसके बाद मैं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सिवान में रहा। सिवान में मैंने स्पेशल सेशन जज के रूप में अच्छा अच्छा शहाबुद्दीन केस के जेल कोर्ट में, जेल में जो कोर्ट था, अच्छा, जो उसका स्पेशल कोर्ट बनी थी। स्पेशल कोर्ट बनी थी, उसका मैंने करीब पौने 2 साल उस पद पर रहा। और अच्छा। उसके बाद मेरा स्थानांतरण जिला न्यायाधीश के पद पर बेतिया, पश्चिम चंपारण बेतिया में हुआ, बेतिया में। जहाँ मैं लगभग 2 वर्षों तक जिला न्यायाधीश रहा। और उसके बाद वहीं से सितंबर 2015 में मैं सेवानिवृत्त हुआ। अच्छा, ये तो आपकी जो यात्रा थी, जीवन वृत्त का जो एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें आपकी पढ़ाई से लेकर प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और न्यायिक सेवा में आप अपने सेवानिवृत्ति तक का जो है वर्णन आपने हमारे दर्शकों के समक्ष किया। हम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि न्यायिक सेवा में कार्य करने के दौरान, जैसे एक बात आपने बताया कि शहाबुद्दीन कुख्यात जो अपराधी, उसका जो ट्रायल जो स्पेशल कोर्ट बनी थी, उसमें आप उसके प्रभारी जज थे। इसके अतिरिक्त जो है, चूंकि बिहार में जब आप थे तो बिहार चूंकि पूरे देश में, पूरे दुनिया में बिहार की जो छवि थी वो बड़ी, मतलब एक भयानक छवि बिहार की पेश की जाती थी। तो न्यायिक सेवा में रहते हुए आपको कैसा लगा बिहार जो है, क्या कहेंगे? हमको अच्छा लगा न्यायिक सेवा में रहते हुए। बिहार में हमको कभी कोई कठिनाई नहीं हुआ, और इस तरह के लोगों का ट्रायल करने में भी हमको कोई बाधा नहीं आई। और हमारे पास तक, अगर हम ये समझते हैं कि न्यायिक सेवा में रहते हुए आप अपना काम यदि कर रहे हैं सही ढंग से, तो किसी बाहरी व्यक्ति से आप अगर खुद अपने को नहीं इंटेंगल करते हैं तो आपके पास कोई जल्दी आने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं एज ए सीबीआई कोर्ट के कॉन्वीनियंस टेकिंग में जब पटना एसडीजीएम रहा, उस दौरान भी पूरे बिहार के सभी सीबीआई कोर्ट का कॉन्वीनियंस एसडीजीएम पटना करता था। अच्छा। उस दौरान भी चारा घोटाला का हो, चाहे अन्य तमाम तरह के बहुत क्रिमिनल्स के केसेस हमने किया, क्योंकि कमिटिंग कोर्ट था। बिल्कुल। तो उसके हमको कभी कोई दिक्कत परेशानी, मतलब जैसे बिहार में ये माना जाता था कि अपराधी जो है जजेस को भी जो है धमकी देते थे, यदि जजेस अपराधी जजेस के ऊपर भी दबाव बनाते थे। अपना स्तर मेंटेन करेंगे तो कोई आपको, तो आपके साथ कभी कोई ऐसी मतलब हमको कभी कोई भय रहा। अपना जितना देर मैं अपना काम कर रहा हूँ उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं। निष्पक्षता के साथ आप अपना कार्य करते रहे, अपना काम किया। और बाकी ये है कि अब हम ऐसा नहीं है कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, बात भी करते रहेंगे, हम जहाँ जरूरत है करेंगे। लेकिन जब हम चेयर पर रहेंगे, अपना काम करेंगे, उस समय हमको, उस समय बिल्कुल उस समय जज आप। अच्छा पांडे जी, आप चूंकि रहने वाले गोरखपुर जनपद के हैं, जो उत्तर प्रदेश में आता है, और उसके बाद जब सेवानिवृत्ति मिली आपको, तो फिर आप अपने गृह जनपद, अपने प्रदेश में, मैं अपने गृह जनपद में आ गया। अच्छा, उसके बाद से मौका मिल गया हमको यही गृह जनपद में ही एज ए चेयरमैन CGRF कम जुडिशियल मेंबर विद्युत उपभोक्ता फोरम में। अच्छा। 3 वर्ष मुझे कार्य करने का अवसर प्रदान हुआ। अच्छा। तो जिसको मैंने संपादित किया, और यहाँ पर विद्युत विभाग से संबंधित जो मामले थे, आम जनता की, उपभोक्ताओं की जो पीड़ा होती थी, उसको हमको नजदीक से जानने का अवसर प्राप्त हुआ। उसका मैंने यथासंभव निराकरण भी किया। उसके बाद अब पुनः मैं घर पर हूँ, अपना खेती बाड़ी कर रहा हूँ, एक व्यवसाय कर रहा हूँ। पॉली हाउस यहीं खोल करके पॉली हाउस हमने इस्टेब्लिश किया है, जिसमें जरबेरा के फूल की कुछ खेती भी शुरू किया।
कुछ अच्छा, साग अच्छा, सब्जी अच्छा। भी उसमें अपना मतलब आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आपने हाँ, भी जो है हमने कार्य कुछ करना कार्यक्रम शुरू शुरू कर किया। दिया। नहीं, बहुत बढ़िया। उद्यान विभाग से थोड़ा सहयोग मिला बिल्कुल। और उसके अनुसार हमने नहीं, निश्चित रूप से अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक अच्छे पद पर रहने वाला व्यक्ति अगर सेवानिवृत्ति के बाद अगर ये इस दिशा में कार्य करता है अपनी तो खेती बाड़ी भी यहीं से 15 किलोमीटर दूर हमारी गांव है नमुआ अव्वल। नवा हुआ। वहीं पर खेती बाड़ी है, मिलोनी बंदे पर ही है। अच्छा तो वहाँ भी हम लोग अच्छा, तो जाते इसका रहते हैं। मतलब यह है कि आपने जो है नौकरी बिहार में किया और नौकरी के बाद आपने अपने प्रदेश में भी अपने गृह जनपद में भी आपको हाँ, थोड़ा सेवा का मौका मिला। हाँ, तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज है, बहुत बेहतर अनुभव है आपका। एक चीज हम जानना चाहेंगे पांडे जी कि अक्सर न्यायिक सुधारों की जो बात की जाती है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आम जनमानस से जुड़ा हुआ जो है वो है मामलों का लंबितीकरण, जो पेंडेंसी जो है बढ़ती जा रही है न्यायालयों में। आंकड़े ये बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर 3.59 करोड़ मुकदमे लंबित हैं, जिसमें लगभग 60,000 के आसपास जो शीर्ष अदालत है सर्वोच्च न्यायालय वहां पर है, 45 लाख के आसपास जो है विभिन्न उच्च न्यायालयों में है, बाकी 2.59 करोड़ मामले जो है निचली अदालतों में जो है। और इसमें भी ये बताया जाता है कि जो है लगभग 1 करोड़ जो है सिविल के मुकदमे हैं, बाकी सारे जो है मुकदमे जो है उसके हैं जो है फौजदारी से related। हाँ, देखिए, यह तो एक मूल समस्या है, मूल समस्या। न्यायिक विभाग की मूल समस्या है। इसमें 2-3 मुख्य कारण हैं। एक तो जजेस की संख्या। जजेस की संख्या मुकदमों की संख्या के अनुपात में बहुत कम। बिल्कुल। शुरू से हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय हमेशा से डायरेक्शन देता रहा है गवर्नमेंट को कि आप न्यायालयों की संख्या बढ़ाएं। उस पर कुछ हद तक गवर्नमेंट ने काम भी इधर किया है, कुछ दिनों से, कुछ सालों से, कुछ वर्षों से, लेकिन अभी भी सभी पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई। और कुछ नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी है कि हमारे उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में भी जितनी पद ऑलरेडी हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, वो भी सभी पद हमेशा भरे नहीं रहते हैं। पद खाली होता है, उसके 6 महीना बाद फिर उस पर नाम जाता है, उसके बाद भरा जाता है। तो इसमें कुछ सुधार आना चाहिए। नहीं, विधि आयोग ने भी कहा था कि भाई प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर 50 जजेस की संख्या होनी चाहिए। जजेस की और संख्या काफी दिन पहले कहा था, तो हमें लगता है कि वो संख्या और जो है और ज्यादा बढ़ गई है। एक हमारे नौकरी के दौरान, जिला जज के दौरान हमने देखा कि एक मजिस्ट्रेट के यहाँ 1,000, 2,000, 4,000, 10,000 तक केसेस रहते थे। अब वो आप उम्मीद करें कि वो सारे केसेस को अब 10 केस से अधिक डेली लगाएगा, निश्चित लगाना पड़ेगा, 100-200 नहीं तो पता लगा कि 6 महीने का डेट देना पड़ेगा। तो मुकदमों का भार तो जजेस। अच्छा, इसमें जैसे मान लीजिए कि ठीक है जजेस की संख्या कम है, तमाम ऐसे आंकड़े बताते हैं कि जहाँ जजेस की संख्या कम है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ कम जज होते हुए भी वहाँ पेंडेंसी भी कम है, तो वहाँ मुकदमे कम है। मुकदमे कम है। हमारे पूर्वांचल में चाहे इस तरफ आबादी अधिक है, मुकदमे अधिक होने का मूल कारण दीवानी विवाद। आज अगर सरकार इस तथ्य की ओर ध्यान दे कि गांव का निपटारा, दीवानी मामलों का निपटारा यदि समय से, जैसे मुकदमे कोई बैनामा लिखाता है जमीन का, उसका दाखिल खारिज समय से हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब जमीन का विवाद कम होगा, दीवानी न्यायालय कम होगा। एक दीवानी न्याय विवाद शुरू होने से 10 फौजदारी मुकदमे बढ़ जाते हैं, 2-4 उसके और ब्रांचेस मतलब बढ़ते चले जाते हैं। अगर मूल रूप से आप वाले उपाय करें, दीवानी को कम किया जाए, जमीन से संबंधित विवाद यदि आप निपटा लें, पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर या मोहल्ले स्तर पर, वार्ड स्तर पर, यदि आप जमीन से संबंधित विवाद, मकान से संबंधित विवाद आप निपटा दें, तो निश्चित है कि उसी अनुपात में फौजदारी के मुकदमे भी कम हो जाएंगे। मतलब एक जमीन का मुकदमा होता है तो उससे 10 मुकदमे। सही कह रहे हैं, क्योंकि आंकड़े तो बताते हैं कि जो है दीवानी के मुकदमे 1 करोड़ है, लगभग 1 करोड़ मुकदमे हैं, लेकिन बाकी जो 2.59 करोड़ है वो फौजदारी मामले हैं। फौजदारी में हैं, लेकिन वो सृजित हुए हैं वहीं से। कुछ जरूर है कि अपराध, भाई चूंकि बेरोजगारी है और तमाम चीजें हैं जिसके तहत लोगों का झुकाव गलत रास्ते पर चला जाता है, तो कुछ अपराध बढ़ते हैं, तो वो तो अलग चीज हो गई, वो अलग मुकदमा हो गया। लेकिन बाकी मैक्सिमम मुकदमा वो दीवानी से ही
उनकी तो उपज। इन मुकदमों को एक बेहतर सुझाव है आपका कि जो जमीन संबंधित मामले हाँ। होते हैं इसको अगर तहसीलदार स्थानीय स्तर पर, नायब तहसीलदार स्तर पर, कलेक्टर के स्तर पर इसको मतलब अगर पेंडेंसी निपटा दिया, को पेंडेंसी कम यहाँ करने कम में करने सबसे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है यहाँ से होगी, यानी निचले स्तर पर पेंडेंसी भी अधिक है और प्रयास भी वहीं से होना वहीं से चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पारिवारिक मामले को बहुत ज्यादा जो है तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर जीवन जो है इतना छोटा होता है कि अगर 10 साल 20 साल मुकदमा लड़ लेते हैं पति पत्नी तो पूरा जीवन का चार्म खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो पारिवारिक मामले हैं इसमें समाज का दायित्व, विशेष तौर से कचहरी में जब अधिवक्ता के पास जो है जब फरियादी आता है तो उनकी जिम्मेदारियों पर क्या कहेंगे आप? क्या होना चाहिए पारिवारिक विवाद को वहीं के लिए? आजकल पारिवारिक विवाद के लिए वगैरह माननीय की उच्चतम न्यायालय का, उच्च न्यायालय का जनरल भी डायरेक्शंस हैं कि भाई पहले हम उसको मीडिएशन की तरफ लेकर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मीडिएशन प्रयास यह जारी रहता है कि पति पत्नी के बीच यदि संभव है तो बिल्कुल। समझौता हो जाए, उनको दोनों को अलग अलग बुला कर काउंसिलर उसके लिए नियुक्त कर देते हैं, उनके सामने भेजा जाता है, वो प्रयास करते हैं कि समझौता हो जाए। अगर समझौता हो गया तो ठीक है, अन्यथा यदि ये परिस्थिति आती है कि नहीं इनके बीच समझौता नहीं हो सकता, ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, तो जल्द से जल्द उसका निपटारा हो जाना चाहिए। मतलब उसकी प्रक्रिया कंप्लीट कर देना चाहिए, अननेसेसरी उसको बहुत लिंगर नहीं करना चाहिए। शुरू में 6 महीने तो आदमी प्रयास करता है लिंगर करके कि एक मौका दे करके कि ताकि वो समझौते की तरफ उनका झुकाव हो, ताकि एक परिवार बच सके। बिल्कुल, निश्चित रूप से बेहतर सुझाव है आपका। पंडित जी, एक चीज और हम जानना चाहेंगे, अभी आपने कहा कि आप जो है जो फूलों की खेती होती की बात आपने कहा, तो इसके बारे में जरा सा हमारे दर्शकों को आपने क्या स्थापित किया है, किस तरह से वो कार्य करते हैं आप? हमने आगे और उसे कहाँ तक जो है आपको बढ़ाना है? अब जैसे हमने हमारी थोड़ी यही सिक्योर के पास जमीन है, अच्छा। उस पर हमने पॉली हाउस का प्रोत्साहन मुझे मिला उद्यान विभाग से। अच्छा। तो पॉली हाउस मैंने बनवाया और उसमें हमको कुछ सरकारी जो मदद सब्सिडी भी मिली। बिल्कुल। उसी के तहत मैंने फिर नेट हाउस का आगे प्लान किया। अच्छा। तो नेट हाउस भी हमने बनवा दिया है, जिसमें गुलाब का पौधारोपण हो रहा है। अच्छा। तो उसमें अब हम पॉली हाउस में जरबेरा के बाद अब हम शिमला मिर्च वगैरह भी उसमें उगाने के लिए व्यवस्था बना दिए हैं, कुछ उस भी प्रयास जारी है। तो इसी में थोड़ा समय लगा स्वावलंबन की दिशा में बेहतर कार्य है जो निश्चित है। आप जो है ये जैविक खेती अगर आप करें वहाँ पर थोड़ा बहुत गोबर के खाद और इस सब का उपयोग करके, जैविक खाद का उपयोग करके करें तो मार्केट में भी उसकी डिमांड है। बिल्कुल, मतलब अपने स्वदेशी के प्रति एक बहुत बड़ा एक प्रयास है आपका, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि यह कार्य जो है इसको व्यावसायिक दृष्टि से व्यक्ति नहीं देखता था, लेकिन अगर इसको व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए, छोटे स्तर पर मैंने पावर टिलर वगैरह एक आध मंगा दिया। अच्छा। जिसमें बड़े ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है, पॉली हाउस के अंदर आप अपने एक आदमी ले करके आप उसको जुताई कर सकते हैं। पौधे में ज्यादा सोहनी घास वगैरह न करना पड़े, उसके लिए पॉलिथीन के बेड पर बिछा करके और उसके नीचे ड्रिप इरिगेशन से करके पानी दे करके और उसको पैदा करेंगे तो घास वगैरह नहीं आएगी, सोहनी कम करना पड़ेगा। ये सब थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा। एक चीज जो है मैं छूट गया था, मैं आपके जो जीवन वृत्ति पर मैं बात कर रहा था, उसमें मैंने ये तो पता किया कि आपके पिताजी कितने भाई, आप कितने भाई हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो शादी हुई, तो शादी आपकी न्यायिक सेवा में आने के बाद हुई? नहीं, शादी हमारी कब हुई? शादी तो हमारी वकालत के अंतिम वर्ष में थे तभी शादी हो गई। अच्छा। 1977 में। अच्छा, तो आपकी पत्नी पढ़ते ही थे तभी। आपकी पत्नी गृहिणी हैं या वो भी जो है लायर हैं? नहीं, जो भी लायर वो गृहिणी है। अच्छा। लेकिन गृहिणी के साथ साथ घरेलू काम वगैरह, हाँ वही मतलब गृहिणी, मतलब सब घर का छोटा मोटा बिजनेस वगैरह भी देखती हैं। पहले हमारे घर गाय वगैरह, गृह प्रबंधन, हाँ गृह प्रबंधन के रूप में। और अभी तो ये पेट्रोल पंप भी हो गया तो उसका देख रेख भी वो करती हैं। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर के जैसे जीवन संगिनी जो जीवन साथी कहा जाता है, तो वो कुल मिलाकर के आपके सेवा काल में और सेवा काल से लेके अब तक जो है और बच्चों को आगे पढ़ाने लिखाने में भी हम चूंकि जो नौकरी में व्यस्तता रहती थी तो वो यहाँ घर पर रह करके
अपना बच्चों की देख रेख, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा, बिल्कुल। जिसका नतीजा आज सारे बच्चे हमारे अपने अपने पैर पर अच्छा, तो कुल मिलाकर के एक पारिवारिक जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है महिलाओं का, जिसको लोग तुच्छ समझते हैं, वो तमाम ऐसे जो मामले आते हैं, विवाद आते हैं न्यायालयों में, न्यायालय में जब विवाद आते हैं तो पति पत्नी के जब झगड़े होते हैं तो ये होता है कि पत्नी कुछ नहीं करती है। तो आपका तो न्यायिक दृष्टिकोण है। पत्नी को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो आपको, बिल्कुल। बिना उसके सहयोग के आप आगे नहीं, मतलब वो घर में कार्य करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कार्य करती है तो घर की लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी है, निश्चित रूप से। नहीं, उसका जो आर्थिक योगदान सिर्फ पैसा कमाने वाला व्यक्ति ये कहता है कि नहीं मैं पैसा कमाता हूँ, ये कुछ नहीं करती है। आदमी के जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं, सब कुछ नहीं है। बिल्कुल। पैसा के पीछे आप मत भागिए, आप ऐसा कार्य करिए कि पैसा आपके पीछे भागे, आपके पीछे भागा। अच्छा पंडित जी, आपके बच्चे कितने हैं? हमारे 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। अच्छा, तो सारे लोग वेल एस्टेब्लिश्ड हैं? हाँ, सारे सबकी शादी हो गई है, सबके बच्चे हो गए हैं, सब वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। तो बाकी जो है, अब आपका जो सेवानिवृत्ति के बाद का समय आपने अपने आप को व्यस्त कर रखा है, तो सामाजिक जो सेवा है, जो समाज सेवा है, उस दिशा में और क्या आगे आपको करने की? सेवा में हम लोग हैं, कहीं भी कोई बुलाता है, कहीं जाते हैं हम लोग, कहीं हर तरह के अपने मित्रों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में कोई फंक्शन हुआ जाते हैं, जिसको जो सहयोग देने लायक है आदमी करता है। नहीं, मतलब यह है कि पर्याप्त समय होता है। हाँ, और इस समय जब व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों को साझा करता है तो उससे लोग प्रेरित होते हैं, और ये भाव लगातार जो है आपके अंदर विकसित होता रहे। हमने ये सब हमारे पूर्वजों की देन है, हमारे पिताजी भी बहुत सोशल थे, ये सब हमको उन्हीं से मतलब यह है कि दर्शन मिला है बिल्कुल दृष्टिकोण में कार्य करने के लिए। तो आप तो मान लीजिए विभिन्न पदों पर रहते हुए और तमाम सारे हालात आपने देखा है, ऐसी स्थिति में एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो परिवार के प्रति समर्पण का जो भाव है, माता पिता के प्रति जो आदर और सम्मान का जो भाव है, जो तमाम सारे ऐसे लोग जो ऊंचाइयों पर जाते हैं तो अपने जमीन से कट जाते हैं, अपने माता पिता से कट जाते हैं, ऐसे लोगों को क्या है आप संदेश देंगे? हमारा यही संदेश है कि माता पिता से कट जाना कोई अच्छी बात नहीं है, माता पिता के संपर्क में तो रहना ही चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। बुजुर्ग, धर्म के बुजुर्ग का सम्मान अगर आप नहीं करेंगे तो आपको भी भविष्य में सम्मान नहीं आप भी बुजुर्ग बनेंगे, बुजुर्ग बनना ही है, तो सम्मान तो उनका जरूरी है और उनका आशीर्वाद पाने के लिए भी उनका सम्मान जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा पंडित जी, आपका शौक क्या था? जैसे आप मान लीजिए पढ़ाई के दौरान तमाम जो है ये पता चल जाता है कि हमारा शौक है खेलना, गाना, इस तरह का, तो इस तरह का कोई शौक आपका जो है जो विशेष रहा हो? इंटरमीडिएट तक पढ़ता था तब तक तो बैडमिंटन वगैरह खेलता था, उसमें थोड़ा शौक रहा और शुरू में इच्छा रही कि चलिए मेडिकल लाइन में जाएं। अच्छा, मेडिकल लाइन में जब आदमी नहीं गया और लॉ में चला आया, लॉ में आने के बाद फिर मेरी मतलब पूरी तरह से हाँ इच्छा थी कि मैं न्यायिक सेवा में आऊं और उसमें कुछ सेवा करने का लाभ करने का जो है अवसर प्राप्त, मतलब आपके इच्छा के अनुरूप, आपने अपनी इच्छा के अनुरूप न्यायिक सेवा में कार्य किया, उससे आप बेहतर संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। चलिए, बहुत अच्छा पंडित जी, आपने अपना मूल्य समय निकाला और अपने जीवन वृत्त पर और अपने सामाजिक जो है जो व्यवस्था है उस पर हमारे दर्शकों को बेहतर तरीके से जानकारी दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।